मोटे टेम्परेचर में क्या था कि ये डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा, मतलब ये दोनों कोफिशिएंट जो है, मतलब दोनों फैक्टर सेम हो जाते थे। दोनों फैक्टर सेम होने के कारण सपोज कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, -10 प्लस में 10, ओवरऑल जीरो आ गया। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है आपकी, जीरो है। और जीरो की हमें पता है कि वो कैसा होता है आपका, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में मतलब आपका एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, ये मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात की थी अपने। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब ये जो कोफिशिएंट, अगर टेम्परेचर अगर ये बढ़ा है तो ये पूरा फैक्टर भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब टी डेल्टा एस का जो फैक्टर वो डेल्टा एच से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो सपोज कीजिए 10 है और ये आपका क्या 3 है, तो डेल्टा जी जो है वो आपका क्या होगा, ये -3 और ये आपका क्या है आपका प्लस का 10, तो ये आपका कैसा आएगा, डेल्टा जी जो है वो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी जो है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्योंकि भाई हमने डेल्टा जी की वैल्यू 3 पढ़ी थी। डेल्टा जी की वैल्यू एक तो नेगेटिव होती है और एक आपकी पॉजिटिव होती है और एक आपकी जीरो होती है। जो नेगेटिव होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, पॉजिटिव वाली नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और जीरो वाली इक्विलिब्रियम वाली होती है। ये चीज बात की थी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट जो निकला है इस इक्वेशन का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन का जो ओवरऑल रिजल्ट निकला है तो वो ये है कि लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन होगा आपका, मॉडरेट टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन में आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और हाई टेम्परेचर की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा केवल। ये पिछली क्लास में बेटा हमने थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने ये देखा था। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हेडिंग लिख दो, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। हाँ बोलो, हाँ बोलो। डिजॉर्प्शन, देखिए इक्वेशन क्या थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन थी आपकी। और एडजॉर्प्शन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर का है, एंट्रोफी आपकी घटती है। तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव गुना में नेगेटिव आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया। मतलब डिजॉर्प्शन मतलब हाई टेम्परेचर पे होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये जो आपका टेम्परेचर मतलब टी डेल्टा एस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पूरा कोफिशिएंट वो भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब टी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर सपोज कीजिए इसकी वैल्यू अगर 20 है और इसकी वैल्यू है 10 सपोज करो, तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका -10, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, फिर आपका क्या है प्लस का, तो प्लस आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया आपका, ओवरऑल रिजल्ट तो कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये जो कोफिशिएंट है वो पूरा, मतलब ये जो पूरा फैक्टर है टी डेल्टा एस वाला, ये सारा बढ़ता जाएगा। तो डेल्टा जी जो है वो हाई टेम्परेचर पे कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका तो वहां पे क्या होगा, आपका डिजॉर्प्शन होगा, मतलब एडजॉर्प्शन तो होगा ही नहीं फिर वहां पे। और इसको अगर आप नॉर्मल भाषा में भी देखें तो नॉर्मल भाषा में क्या होगा बेटा, देखो लो टेम्परेचर पे क्या होता जाएगा, सपोज कीजिए आपका एडजॉर्बेट है, तो ये एडजॉर्बेट आते जाएंगे, ये आते जाएंगे बैठते जाएंगे। बिल्कुल, जैसे ही इसको टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये क्या होंगे, यहाँ सरफेस को छोड़ के जाएंगे, तो स्केपिंग टेंडेंसी हो जाएगी, ये आपके दूर जाना चाहेंगे। अब दूर जाएंगे तो सीधी सी बात है हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं किसके बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। तो ये आपका एडजॉर्बेंट है, ये आपका एडजॉर्बेट है। तो इन दोनों के बीच में अगर रिमूविंग हुई है तो रिमूविंग ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, दिस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। इसी को क्या बोलते थे, डिजॉर्प्शन बोलते थे। सानू बोलो समझ में आ गया तो आगे चलो। चलो तो अब हेडिंग लिख दो, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। हेडिंग लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या था भाई, सर ये तो एक आपका एडजॉर्बेंट था और इसके ऊपर आने वाली जो स्पीसीज थी उसको क्या बोलते थे, एडजॉर्बेट था।
तो एडजॉर्प्शन में ये आपका क्या हो जाता है, ऊपर आके बैठ जाता है। ये आपका क्या है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस था। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच का जो इंटरेक्शन, उसी को क्या बोलते थे, एडजॉर्प्शन बोलते थे। एक तरीके से इनके बीच में क्या होती थी, इंटरेक्शन होती थी। यही तो बताया था मैंने कि इंटरेक्शन हो रही है आपकी। ये जो इंटरेक्शन है, ये कैसी इंटरेक्शन है, ये वीक इंटरेक्शन है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है? भाई दो ही इंटरेक्शन हो सकती है, एक तो वीक होगी एक स्ट्रॉन्ग होगी। वीक इंटरेक्शन जो होती है वो आपकी यहाँ पे उसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर वीक इंटरेक्शन है तो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो उसको बोलेंगे केमिकल इन आपके एडजॉर्प्शन। तो यहां पे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, इसको दूसरा नाम भी है फिजॉर्प्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, फिजॉर्प्शन। और इसका नाम केमिकल एडजॉर्प्शन का नाम है केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन। इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि भाई इंटरेक्शन अगर वीक है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या है, फिजिजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा जो नाम हो क्या है, केमिजॉर्प्शन है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। आगे चलूं, अगर उतार लिया हो तो सभी ने उतार लिया? हाँ ना तो बोलो। चलो तो यहां पे आपका एक तो है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक आपका क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वीक होती है। और वीक इंटरेक्शन कौन सी होती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। प्रदीप अब आ रहा भाई, तो वीक वंडरवाल फोर्सेस मतलब यहाँ पे जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, वीक हैं। और यहाँ पे जो है वो कैसे आपके केमिकल बॉन्ड्स हैं, और केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं। इतनी बात अपने को पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक है, और वीक बॉन्ड कौन से आपके, वंडरवाल फोर्सेस। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन, वंडरवाल फोर्सेस भी कौन सी, वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस और केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे कौन से बॉन्ड होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग, किसके कारण, आपके केमिकल बॉन्ड के कारण है। तो यहाँ पे आपके पास अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन होगी क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है वो होगी क्या, देखो कि व्हेन एडजॉर्प्शन occur due to formation of weak van der Waal forces in between adsorbate and adsorbent known as फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये इसकी डेफिनेशन अपन सिंपल सी बना सकते हैं कि ये आपके पास कोई एडजॉर्बेंट है और ये आपका क्या पास क्या है, एडजॉर्बेट है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में इंटरेक्शन वाली ये इंटरेक्शन कैसी है, वीक इंटरेक्शन है। ये इंटरेक्शन अगर वीक हो तो ये जो एडजॉर्प्शन होगा ये कैसा एडजॉर्प्शन होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा।
डेफिनेशन लिख दी सभी ने? सभी ने डेफिनेशन लिख दी? ओके, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो अब आप। क्या लिख दोगे कि व्हेन एड्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक की जगह क्या लिख दोगे? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और वंडरवाल फोर्सेस की जगह क्या लिख दोगे? केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी केमिकल एड्जॉर्प्शन की। लिख दी डेफिनेशन केमिकल एड्जॉर्प्शन की? केमिकल एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिख दी क्या बेटा? ठीक है, देखिए अब देखिए केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनते थे वो कैसे बनते थे? शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनता था। मतलब केमिकल बॉन्ड का यहाँ पे मीन्स क्या है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, मतलब यहाँ पे जिसके कारण ये बॉन्ड कैसे है? स्ट्रॉन्ग है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके वंडरवाल फोर्सेस हैं वो कैसे हैं? एक तरीके से मैग्नेट की तरह है, जो अट्रैक्शन है। जैसे आपके पास ये सपोज कीजिए मैग्नेट है और ये मैग्नेट है आपके पास, ये आयरन का एक पीस है, और हमें पता है कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कीजिए यहाँ पे यहाँ तक आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे जैसे इस आयरन पीस को हम मैग्नेट की साइड लेके जाएंगे, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सपोज कीजिए ये एरिया ऐसा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जैसे ये आयरन का पीस आएगा तो इसको क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका मतलब ये जो वंडरवाल फोर्सेस जो अट्रैक्शन है वो एक तरीके से इस मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये आपका जो एडजोर्बेंट है, एडजोर्बेंट कैसे थे? रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस थे। तो ये जो फोर्सेस है उसके कारण क्या होगा कि ये एडजोर्बेट जो ऊपर आके बैठ जाएंगे, तो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर और भी आके बैठ सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसे नहीं कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ही खत्म हो चुका है, इसके ऊपर और भी मल्टी लेयर बन सकती है। मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपके पास जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें मोनोलेयर से लेके मल्टी लेयर तक बन सकते हैं। अब मोनोलेयर से मतलब भाई सपोज कीजिए आपके पास इतने ही एडजोर्बेट है कि आपके मोनोलेयर ही बना सकें। अब एडजोर्बेट अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा है, तो एडजोर्बेट अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो आपके क्या करेंगे? वो ऊपर एक तरह मतलब लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे एक लेयर ये बना ली, एक लेयर इसने ऊपर बना ली, इस तरह से ये लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये जो लेयर फॉर्मेशन होगी तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लेयर बोलते हैं। तो मल्टी लेयर क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए ये जो आपका फील्ड था जैसे मैग्नेट का, तो यहाँ पे इसका अट्रैक्शन यहाँ तक लगता था। कोई भी अगर यहाँ पे होगा तो उसको ऊपर अपना बिठा लेगा। अब यहाँ तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कीजिए यहाँ तक इसका अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या कर लेगा? इतनी लेयर तक वो बना सकता है, उसके बाद वो लेयर नहीं बनाएगा। पर केमिकल बॉन्ड की अगर बात करूँ तो केमिकल बॉन्ड क्या होंगे? आपके फिक्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन H2 बना लिया। अब तीसरा हाइड्रोजन अगर आ भी जाएगा तो वो इसके साथ जुड़ेगा नहीं। तो यहां पे आपके पास ये अगर साइट है केमिकल बॉन्ड में, सपोज कीजिए ये बॉन्ड आपके पास है, इसके पास फिक्स है, मतलब यहां पे जो एडजोर्बेट है वो फिक्स ही बैठेंगे। मतलब इसके ऊपर अगर आपके पास कितने ही एडजोर्बेट हो, अगर ऊपर बिठाना भी चाहोगे तो इसमें लेयर और फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन चुके हैं। क्योंकि एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में क्या बन चुके हैं? बॉन्ड बन चुके हैं। क्योंकि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड जो हो आपके फिक्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपकी ओनली एंड ओनली केमिकल जो एड्जॉर्प्शन है उसमें केवल और केवल क्या बनेगा? मोनोलेयर ही बनेगा। बात आ गई क्या समझ में? ये तो मेरे को पहले
हैं। आगे तो मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हूं। ये कहना चाह रहा है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टीलेयर से मोनोलेयर से मल्टीलेयर बन सकते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में ओनली मोनोलेयर बनेंगे। मोनोलेयर इसलिए बनेंगे क्योंकि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। बोलो, अगर बात समझ में आ गई तो मैं इसको, चलो तो यहां पे हम डिफरेंस करेंगे अब इनका। एक साइड लिख दो आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और एक साइड क्या लिख दोगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन। चलिए पहला पॉइंट क्या लिख देंगे कि भाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन वीक वंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट। पहला तो इसका ये हो गया। इसमें क्या लिख दोगे, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर और कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसमें ये भी लिख सकते हो, आर प्रेजेंट इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। इसमें भी सेम आपका ये लिख दोगे कि किसके बीच में बॉन्ड आपके बन रहे हैं, तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में है। इसमें भी आपके क्या है, इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया, तुम आगे चलो। ठीक है, तो दूसरी बात, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में यहां पे लेयर कितने से कितने बन सकती है आपकी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मोनो लेयर से लेके मल्टी लेयर तक बन सकती है, अभी बताई मैंने। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में ओनली मोनोलेयर ही मिलेगी। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है यहां पे ये आपका एड्जॉर्बेंट है, और इसके ऊपर आके कौन बैठ गए, एड्जॉर्बेट है। तो यहां पे थर्ड पॉइंट क्या देखिए, यहां पे जो इंटरेक्शन वो कैसी है, वीक इंटरेक्शन है। ये कलर दिख रहा है क्या, अभी जो मैं लिखा है, अभी ये ऑरेंज वाला, ऑरेंज कलर दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्या, फिर इसको हटा दो। तो यहां पे ये कैसा आपका वीक है। वीक होने के कारण हमें पता है कि ये इंटरेक्शन बन भी सकती है अपने, मतलब रिवर्सिबल नेचर की कह सकता हूं मैं। यहाँ पे एड्जॉर्बेट आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो यहाँ पे ये कैसे है, रिवर्सिबल नेचर के। और केमिकल बॉन्ड हमें पता है कि एक बार बन गए ना एक्स और वाई के बीच में तो बनेगी, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इनको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन जो हुआ आपके कैसे हैं, ई रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं आपके, ई रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। हाँ या ना,
ये बात समझ में आ गई। इरिवर्सिबल नेचर के क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड बन गए ना, तो बन गए, इसलिए इरिवर्सिबल है। एक बार बॉन्ड बन चुका है तो बन चुका है। ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। बोलो। ठीक है, तो आगे है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का बात। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो लेस होती है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मोर होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसका फायदा क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो मोर फेवर करता है आपका लो टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपका एड्जॉर्प्शन जो वो घटता जाएगा, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये देखा गया है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एड्जॉर्प्शन घटता चला जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका क्या है कि टेम्परेचर के साथ साथ आपका एड्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन, ये पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो टेम्परेचर के ऊपर, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मोनोलेयर से मल्टीलेयर क्या है, मतलब मोनोलेयर क्यों बनते हैं इसमें, इसमें मल्टीलेयर तक क्यों बन सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण यहाँ पे ये एड्जॉर्प्शन और ये टेम्परेचर है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा? घटता जाएगा आपका। पर यहाँ पे हमें पता है कि सपोज कीजिए आपके पास मिक्सर है और इसमें आपके पास ये क्या है? ये है। तो यहाँ पे शुरू में ये जैसे आप इसको टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पे क्या करेगा? ये कुछ मॉलिक्यूल जो है ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। क्योंकि आपने जैसे हम बात कर रहे थे कोलिजन थ्योरी की केमिकल काइनेटिक्स में, तो कोलिजन थ्योरी में आपका क्या होता था कि आपके मॉलिक्यूल टकराते थे और जो मॉलिक्यूल जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उसकी ज़्यादा नहीं होती थी वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो शुरू में आपके क्या होंगे? यहाँ पे शुरू में क्या होगा कि आपका यहाँ पे बॉन्ड बनने शुरू होंगे। पहले तो एड्जॉर्प्शन और यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे शुरू में क्या होगा? आपका बॉन्ड बनने शुरू होंगे। बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। पर एक पॉइंट के बाद, जैसे ही ये पॉइंट कौन सा है कि यहाँ पे आपने एड्जॉर्बेंट जो है ऑक्यूपाई उसके हैं, मतलब ऑल साइड्स आर ऑक्यूपाई। ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सारी की सारी साइड बढ़ चुकी है कि यहाँ पे उसके बाद जो है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब आपका क्या हो जाएगा? एड्जॉर्प्शन घटना शुरू होगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे आपका एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर। सर क्रिटिकल नहीं, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये जो आपका एड्जॉर्प्शन का पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब इसके बाद आपका एड्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, सैचुरेटेड एड्जॉर्प्शन। अगर आप समझ में आया कुछ हाँ ना बोलो पहले तो। ये समझ में आ गया कैसे बना है कि शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक मैक्सिमम गई, यहाँ पे एक्टिवेशन शुरू में तो बढ़ता चला जाएगा, बॉन्ड बनते चले जाएंगे यहाँ तक। तो फिर यहाँ पे आपने सारी साइड बढ़ चुकी है,
मतलब एक क्लास में सपोज कीजिए 30 साइट है, तो यहाँ पे आपकी सारी साइट बढ़ चुकी हैं एडजॉर्बेंट की। उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद अब क्या होगा, जो आपके पास ये जो साइट्स हैं, मतलब अब यहाँ पे आपके पास जो एडजॉर्बेट है वो आपका क्या होगा, उसे भागना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अब मैक्सिमम हो चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका आपका। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एडजॉर्प्शन घट रहा है। देखो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो एडजॉर्प्शन आपका घट रहा है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एडजॉर्प्शन फिर घट रहा है, फिर यहाँ पे देखोगे तो एडजॉर्प्शन फिर घटता जा रहा है। तो एडजॉर्प्शन आपका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मोर फेवर होता है लो टेम्परेचर पे, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन इज मोर मोर फेवर एट लो टेम्परेचर। और जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है, केमिकल एडजॉर्प्शन इज मोर फेवर एट हाई टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब आपका ये पॉइंट जो है वो कौन सा था, एक, दो, तीन, चार। हाँ बोलो, बोलो भाई। ये भी सही कह रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमम कह सकता है। हाई टेम्परेचर का मीन्स ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाई का, मतलब एज कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर लिखा मैंने। हाई टेम्परेचर का ऐसा नहीं कि मतलब उसको जमाई, मतलब टेम्परेचर दे दे के उसको भगाए दो उसको। एज कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन उसका टेम्परेचर ज्यादा है, बस यहाँ पे ये सेंस है इसका मतलब। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आपका हाई टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर आप कह सकते हो। ये बात समझ में आई, तुम अगला पॉइंट लिखोगे। बोलो भाई, लिख दिया सभी ने यहाँ तक? या ये लिख दिया हो तो देख लो, किसी ने किसी का मतलब रह गया हो तो वो दोबारा देख लो। सभी ने लिख दिया ना? चलो तो चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ आपका जो डिफरेंस है वो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुई फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, उसमें इंटरेक्शन कैसी वीक है। ये आपका एड्जोर बेंट है और ये एड्जोर बेट है ऊपर जो आके बैठेगा। इंटरेक्शन इन दोनों की कैसी वीक है। भाई इंटरेक्शन वीक होगी तो इसकी जो एंथैल्पी है, कौन सी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इसकी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। लेस क्या होगी, इसमें ये पूछा गया है कि कितनी अमाउंट तक इसमें वो होता है। तो ये अमाउंट जो है वो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, इतना आपकी एंथैल्पी होती है, मतलब इतनी हीट निकलती है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का मीन्स क्या था कि वहां पे जैसे रेजिडुअल फोर्सेस में कमी आई तो सरफेस एरिया भी कम हुआ। वो जो आपका रेजिडुअल फोर्स में कमी आई थी वो किसकी फॉर्म में आपका रिड्यूस हुआ था, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। तो सरफेस एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में निकला था, उस हीट को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन लेस का मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पे कम हीट आपकी निकलती है। क्यों कम निकलती है, क्योंकि इंटरेक्शन कैसी वीक है भाई। बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रोंगर होगा तो सीधी सी बात है उसमें हीट ज्यादा निकलेगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स हैं और केमिकल बॉन्ड जो वो स्ट्रोंगर है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, इसमें हाई होती है। और हाई भी कितनी होती है,
तो इसका जो डाटा है वो आपको याद रखना है, 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल, ये डाटा आपका पूछा गया है। एमसीक्यू टाइप में ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपके एक क्वेश्चन पूछता है कि 20 से 40 किलो जूल जो अगर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है तो आपका कौन सा एडजॉर्प्शन हो रहा है, केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं, या नन ऑफ दीज हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? ओके। चलिए, तो मैं एक बात पूछता हूं आपको, अगर प्रेशर का इफेक्ट देखें तो क्या होगा भाई? प्रेशर का जनरली अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो फिर प्रेशर में क्या होगा, बोलिए। बोलो भाई। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है, एडजोर्बेट, मतलब ये आपका क्या था, एडजोर्बेंट था, और ये आपका ऊपर वाला क्या था, एडजोर्बेट है। ये तो था आपका। प्रेशर में अपन क्या कर रहे हैं, इनको पास में लेके आ रहे हैं, पास में लेके आएंगे तो सीधी सी बात है भाई, एडजॉर्प्शन में क्या होगा आपका, यहाँ पे दोनों पास में आएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जर्नली हम ये कह सकते हैं कि अगर वो कह दे कि अगर अगर जर्नली की बात कर रहा हो कि जर्नली जो है प्रेशर अगर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा, जनरली आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो दोनों पास में इंटरेक्शन होगी, और इंटरेक्शन होगी तो आपका एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट नोन एज एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ेगा तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट एक दूसरे के पास में आएंगे, और एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन अगर करेंगे तो एडजॉर्प्शन ही होगा। हाँ या ना, ये बताओ पहले। पर अगर पर्टिकुलर ये पूछ ले कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में आप ये बताओ कि प्रेशर बढ़ेगा, मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि आपका यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन जो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बढ़ता है बिल्कुल, फिजिकल एडजॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, पी की पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बॉन्ड बन चुके हैं। आप इसको ऐसे भी समझिए कि चलो शुरू में उसने कह दिया कि आप बढ़ा रहे हो तो ठीक है, एक बार अगर इसने बॉन्ड बना भी लिए तो कितने ही प्रेशर बढ़ाते रहो, क्योंकि बॉन्ड तो आपके क्या करेगा, एक्स और वाई के साथ ही बनाएगा। ऐसे थोड़ी है कि वो आप प्रेशर बढ़ा लोगे तो जेड के साथ भी बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये बॉन्ड तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो वो स्पेसिफाई है, फिक्स है बिल्कुल। एक्स और वाई में बनेगा तो मतलब दो के बीच में बनेगा, ऐसे नहीं कि तीसरा भी कंट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं स्पेसिफाई होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मतलब आपके जो केमिकल बॉन्ड हो, आपके अगर बात करें एक तरीके से यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्ड आपके क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन नेचर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नॉर्मली ये कहेंगे कि जो केमिकल बॉन्ड हो तो स्पेसिफाई होते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फिक्स होंगे। अगर आपके पास और कोई भी स्पीसीज आ जाती है, सपोज कीजिए जेड आ जाता है, तो वो यहाँ पे ऊपर कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसके ऊपर बॉन्ड बनाएगा नहीं। और एक बार आपके यहाँ पे बॉन्ड बन गए तो मोनोलेयर तो बनेगी। अब कितना ही प्रेशर बढ़ाते रहो, प्रेशर कितना ही बढ़ाते रहो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला केमिकल एडजॉर्प्शन के ऊपर। ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर वो जर्नली पूछता है कि अगर प्रेशर बढ़ा दें तो एडजॉर्प्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो जर्नली एडजॉर्प्शन बढ़ेगा आपका। अगर वो कह दे कि केमिकल एडजॉर्प्शन में आप बताओ कि क्या होगा, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, नो इफेक्ट कह सकते हो आप, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा।
समझ में आ गया सभी को? बोलो। ठीक है, तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस था। पॉइंट आपके 6 6 पॉइंट में अगर किसी में भी समझ में नहीं आया हो, 1 2 3 4 5 है तो उसमें बता दो, और आ गया तो मैं आगे चलो फिर। इनमें अगर बात समझ आ गई तो आगे बढ़ जाएं। हाँ ना बोल दो। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो चलिए। ओके, ठीक है। देखिए, अभी अपन ने एक ग्राफ तो ये बनाया। अगर आपको कह दे ये आपका एड्जॉर्प्शन है और ये आपका टेम्परेचर है, और एक दूसरा ग्राफ ये है, ये भी आपका एड्जॉर्प्शन है और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ ये बना है और एक ग्राफ ये बना है। पहले तो ये बताओ कि इसमें से कौन सा फिजिकल एड्जॉर्प्शन का और कौन सा केमिकल का है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड का है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है बेटा, वो किसका है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, केमिकल का? ये आप बिल्कुल, ये आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, बिल्कुल सही है। हाँ, फिजिकल का है बेटा मोनिका, आगे बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और राइट हैंड साइड वाला केमिकल एड्जॉर्प्शन। हाँ या ना? होगा नहीं होगा? क्या हो गया? देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो एड्जॉर्प्शन है ये आपको ये ये x अपॉन m की फॉर्म में भी डिनोट करेंगे ग्राफ में अपन। x क्या आपका अमाउंट, अमाउंट किसका भाई, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, और m जो है वो आपका क्या है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट का। देखिए, आपके पास सपोज कीजिए आपके पास क्या है, m है और ये आपके पास x है। मतलब m क्या है, m क्या है, एड्जॉर्बेंट है, और ये क्या है आपका, एड्जॉर्बेट है। जनरली एड्जॉर्प्शन को x अपॉन m की फॉर्म में डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना। अब उसमें ये आपको पूछ सकता है कि x क्या है या m क्या है। आपको कह दे कि एड्जॉर्प्शन जो हुआ आपको कैसे डिनोट करेंगे, x अपॉन m की फॉर्म में, m अपॉन x की फॉर्म में, या थर्ड आप कह दे बोथ की फॉर्म में, या फोर्थ कह दे आपको नन ऑफ दिस। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछ सकता है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो कैसे डिनोट करते हो आप। तो कौन सा आपका वो होगा, कौन सा होगा भाई बोलो? फर्स्ट होगा, बिल्कुल, ये ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, ना कि सेकंड होगा, ना ही आपके दोनों होंगे, और नन ऑफ दिस। मतलब एड्जॉर्प्शन जो हो वो x अपॉन m की फॉर्म में अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और याद भी आप आराम से कर सकते हो कि x आपका क्या है, एड्जॉर्बेट है जो ऊपर है, और m क्या है आपका, एड्जॉर्बेंट जो नीचे है। मतलब तो m क्या है यहाँ पे, एड्जॉर्बेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से ये मान लो ये जो ओब्लिक है ये क्या है, एक सरफेस है। ये आपकी क्या है, सरफेस। भाई सरफेस के ऊपर कौन बैठेगा, एड्जॉर्बेट ही बैठेगा, और एड्जॉर्बेट क्या आपका x है। तो इसका मतलब यहाँ से x क्या आप क्या निकाल सकते हो कि x ऊपर वाले बैठने वाला है, तो इसका मतलब अमाउंट दे रखी है। मतलब यहाँ पे आपका मास ऑफ एड्जॉर्बेट दे रखा है, और ये आपका क्या दे रखा है, m, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट दे रखा है। ये बात समझ में आ गई? x अपॉन m की बात जो फंडा है वो क्या कह रहा है, x अपॉन m का फंडा जो है वो आपको समझ में आया बेटा? ये बताओ मेरे को, हाँ या ना? समझ में आ गया? चलिए, यहां पे देखिए हमने जो एड्जॉर्प्शन है उसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखा है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। मतलब प्रेशर क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे प्रेशर को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है।
और जो चीज कांस्टेंट होती है उसके लिए क्या यूज होता है? आइसो। हाँ या ना? आइसो यूज होता है। मतलब अगर आपके पास सपोज कीजिए अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर के लिए क्या यूज करते हो? आइसो। आइसो बारिक। हाँ या ना? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो आइसो कोरिक बोलते हैं उसको। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए एंथैल्पी है, एंथैल्पी को कांस्टेंट कर देते तो आइसो एंथैल्पिक। अगर एच को कांस्टेंट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी एंथैल्पिक नहीं, यहाँ पे एंट्रोफी होगा। एंट्रोफी है ना? एंट्रोफिक। और एच को कांस्टेंट कर दो तो आइसो क्या हो जाएगा आपका? एंथैल्पिक। ठीक है, मतलब आइसो जिसके आगे लगे इसका मतलब वो कांस्टेंट है आपका। आइसो का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। और यहाँ पे ये जो ग्राफ है जिसमें आपका क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आइसोबारिक। मतलब यहां पे हम एडजॉर्प्शन का स्टडी कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू, किस पे रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। एट कांस्टेंट pressure known as adsorption isobaric। ये बात समझ में आ गई सभी को कि एडजॉर्प्शन की स्टडी किसके रिस्पेक्ट में? मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट कर ही दिया, टेम्परेचर आपका क्या होगा यहाँ पे? वेरिएबल होगा। मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपका एडजॉर्प्शन की स्टडी कर रहे हैं और प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन आइसोबारिक बोलेंगे। तो ये जो ग्राफ हैं ये कौन से ग्राफ हैं आपके? एडजॉर्प्शन आइसोबारिक के हैं। एडजॉर्प्शन आइसोबारिक। क्यों बारीक है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने प्रेशर को क्या कर रखा? कांस्टेंट कर रखा। और जब टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, बार बार आपका टेम्परेचर आपका वेरी हो रहा है। डेफिनेशन लिख दी सभी ने? समझ में आ गया? ठीक है। अब एक टर्म आएगी आपकी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि द स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा? प्रेशर। एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगी? थर्मोमीटर टेम्परेचर। तो यहां पे प्रेशर की जगह क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोबारिक की जगह आइसोथर्म हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो सभी? द स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। लिख दिया सभी ने? बोलो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपके सिलेबस में एक ही है जो कि है आपका फ्रेंडलिक। क्या है आपका? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है इसके ग्राफ कैसे हैं। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडलिक नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने ये बताया था कि एडजॉर्प्शन जो है अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो कितना प्रेशर बढ़ाएं कि आपका एडजॉर्प्शन आपका बढ़े। जिस तरह से हेनरी लो था, हेनरी लो क्या बता रहा था कि इतना अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इतनी होगी। नॉर्मली हमें पता है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर CO2 आपकी क्या होती है? डिजोल्व होती है। तो कितनी CO2 डिजोल्व हुई है कितने प्रेशर के साथ, वो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो बनाई थी हेनरी लो ने, इसी तरह से आपका अगर कितना प्रेशर बढ़ाएं
क्योंकि यहाँ पे अपन बात की थी अभी जैसे कि नॉर्मली नॉर्मली आपका क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। अब कितना प्रेशर बढ़ाएं कि एड्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे कितना बढ़ता है, मतलब यहाँ पे सपोज कीजिए एक्स प्रेशर अगर बढ़ाया तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन कितना बढ़ा, वो जो अमाउंट है वो मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन किसने बताई थी, फ्रिंडलिक ने बताई थी, इसलिए हम क्या कहते हैं फ्रिंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, और आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो बेटा। कोई प्रॉब्लम? और किसी को है तो बताओ।